नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर शेड मैनेजमेंट का दूसरा भाग को। आप लोग को पता होगा कि पिछले क्लासेस में हम डील किए थे वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में, इसके अलावा उसके प्रकार तथा वाटर शेड मैनेजमेंट का विभिन्न रीजन और उसका छोटे छोटे जैसे हम उसका देखेंगे रीजन, ठीक है। इसके अलावा बेसिन, कैचमेंट, सब कैचमेंट और वाटर शेड के बारे में। अभी के क्लास में हम देखेंगे वाटर शेड मैनेजमेंट का उद्देश्य, प्रिंसिपल, कंपोनेंट और स्टेप ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट, इसका बेनिफिट और देखेंगे रोल, और लास्ट में हम इसका देखेंगे जिसे हम बोलते हैं केसेस ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट डिटेरेशन। ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट का क्या बोलते हैं डिटेरेशन होने का, क्षति होने का, हम उससे क्या है कारण देखेंगे। तो अभी की क्लास में इतना सारी चीज़ों को देखेंगे। पिछले क्लास में इसलिए नहीं किया था कि क्लासेस क्या है साथियों बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। साथियों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, है ना। वीडियो को ज़्यादा से पूरा चला करके देखें, है ना। डाउनलोड करने के बजाय आप लोग वीडियो को पूरा देखें, भले दोबारा चला करके देखें तो वीडियो को तो आप चला ही सकते हैं अच्छा से, है ना। क्योंकि डाउनलोड कर लेते हैं तो मेरा जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग तो वीडियो पहुंच जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर मेहनत करता हूँ। आप लोग वीडियो को जब नहीं चलाएंगे मेरा व्यू नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा दिन बाद मेरा चैनल बंद हो जाएगा, है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा चैनल चले, आप लोग को डेली टॉपिक मिलता रहे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, है ना। और डाउनलोड करने के बजाय, ठीक है, कम से कम एक बार तो पूरा देख लें, उसके बाद में भले डाउनलोड करके रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आप लोग को लाइक करते हैं तो मेरा हौसला अफजाई होता है। ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी में क्या है, तबीयत खराब होने का इशू आ जाता है कई बार। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान दें थोड़ा सा। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक में। सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड यानी कि जल विभाजन प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में हम देखेंगे। तो इसका पहला उद्देश्य देखिए, सस्टेन प्रोडक्शन ऑफ फूड, फोडर, फ्यूल, फ्रूट, फिश etc फ्रॉम वाटर शेड। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पास भोजन, चारा, जलाऊ लकड़ी, फल, मछली आदि का नियमित उत्पादन के लिए। पहला उद्देश्य क्या है जी? भोजन, चारा, लकड़ी, है ना, जलाऊ लकड़ी है ये, फल, फिश आदि के नियमित उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा उद्देश्य हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्स इन द वाटर शेड। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो रिसोर्स को, जो वाटर शेड रिसोर्स है उनका क्या है, ओवर एक्सप्लोरेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जो अति जो दोहन होता है उस पर क्या करते हैं, नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा देखिए स्टोरेज ऑफ वाटर एट कन्वीनियंट लोकेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो वाटर को विभिन्न स्थानों में आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। ठीक है, और ये उद्देश्य हमारा क्या क्या हो सकता है, खेती के लिए हो सकता है, फिश फार्मिंग के लिए हो सकता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हो सकता है। ठीक है, तो विभिन्न जो पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न जो लोकेशन में वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, संग्रह करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टू कंट्रोल द सोइल इरोशन। ठीक है, मृदा अपरदन को कंट्रोल करने के लिए भी हम वाटर शेड मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, जल विभाजन का क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, और जो इकोसिस्टम की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इकोसिस्टम की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, वाटर शेड का मैनेजमेंट करते हैं, ताकि हमारा इकोसिस्टम क्या है, संरक्षित रहे, कंजर्वेट रहे। ठीक, इसके लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है टू एग्यूमेंट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ लोकल पीपल। यानी कि जो लोकल पीपल है, स्थानीय लोग हैं, उनके आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या करते हैं, वाटर शेड का मैनेजमेंट करते हैं। लास्ट है रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर को
फिर से रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि अभी के टाइम में, पिछले टाइम में जब हम बोर करते थे तो लगभग 100 फीट में पानी मिल जाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 600-700 फीट नीचे जाने पड़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, रिफिल करने के लिए क्या करते हैं, वाटर सेट का मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के आप लोगों की स्टाफ डैम, रपटा आदि का निर्माण छोटे छोटे जो नदियों में कराया जाता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। हमने इसे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट। ठीक है साथियों, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो एकदम जो उद्देश्य बताया हूँ, ये सारा जो उद्देश्य है बीच बीच में आपको कॉमेंट दे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बराबर इसको पूछ सकता है उद्देश्य को। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ भटकना नहीं है कि वाटर मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं, ये सब नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें दे देगा, जैसे पूछ देगा रेगुलेशन ऑफ ओवर एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर आप तो भटक जाओगे। ठीक है, तो ये सारा जो पॉइंट, इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है। हम नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट, यानी कि जल विभाजन प्रबंधन के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, तो सिद्धांत के बारे में हम बात करें तो देखें कि वाटर सेट क्षमता के आधार पर भूमि पर हम क्या करते हैं, उगाने पर जोर देते हैं। पहले इसमें क्या है, जो क्षमता के आधार पर जिस एरिया में हम जो वाटर सेट जो प्रबंध किए हैं, वहां पर भूमि की क्षमता के आधार पर वहां पर जो प्लांट्स वगैरह है उसको उगाने का क्या करते हैं, उसमें जोर देते हैं। या मछली पालन भी कर रहे हैं हम, कोई प्रकार के जो फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो फिश फार्मिंग है या हमारा ट्री फार्मिंग है या क्रॉप फार्मिंग है, तो हम कोई फार्मिंग करते हैं उसमें जोर देते हैं। नेक्स्ट है, यदि भूमि में उसकी क्षमता से अगर पैमाने ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसमें उत्पादन क्षमता के साथ साथ उस भूमि को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें, कई बार क्या होता है, अधिक उत्पादन के लिए लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध उसमें रसायन डालेंगे और चीज़ों करेंगे। तो हम जब वाटर सेट मैनेजमेंट देखते हैं तो हम जो भी उपयोग कर रहे हैं तो उस भूमि को क्या नुकसान ना हो, उस वाटर रिसोर्स को नुकसान ना हो। ठीक, कोई पर्यावरण को बिना नुकसान किए हम इस पर क्या करते हैं, जोर देते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे तो क्या होता है, जो वर्षा जल के संरक्षण के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग पता होगा कि जो वर्षा जल का अगर हम संरक्षण करेंगे, क्योंकि अगर आपको जो नदी प्रवाहित है आपके क्षेत्र में, तो वर्षा का जो जल प्रवाहित हो रहा है, तो बीच में अगर आप डैम बना देंगे तो वर्षा का जल वहां पर रुक के रह जाएगा और उसे आराम से आप क्या बोलते हैं, समर के टाइम में उस वाटर का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं विभिन्न अलग अलग पर्पस में। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो लंबी अवधि की पानी की उपलब्धता तथा भंडारण संरचना की अफवाह को सुरक्षित मोड़ है ना। अगर हम देखें जो नदी की जो जलधारा की जो अफवाह है, ठीक है, नदी की जो जल मतलब प्रवाह है, तो उसे एक सुरक्षित मोड़ देने के लिए कई जगह ऐसे रहता है साथियों, आप लोग देखे होंगे हर बार क्या होता है, मौसम जब चेंज होता है, ठीक है, मानसून आता है तो बाढ़ की वजह से डूब जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्थानों को हम प्रबंधन करके उस प्रकार के जो चीज़ों से, डिजास्टर से भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो उसे निश्चित सही दिशा देने के लिए भी वाटर सेट का मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो अधिक कटाई वाले जो पानी है, ठीक है, उसकी भी जो उपलब्धता के लिए, संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, वाटर सेट मैनेजमेंट, ये सब सारा चीज़ों को करना क्या है, इसका प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। तो प्रिंसिपल को आपको सरसरी तौर से मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है ज़्यादातर, ये उद्देश्यों को पूछा जाएगा या इधर कंपोनेंट के हिस्सा को पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल को आपको सरसरी तौर से जानना है कि वाटर को एक समुचित क्या बोलते हैं मैनेजमेंट हम जब करते हैं वाटर सेट का, तो भूमि पर समुचित रूप से क्या करते हैं, क्षमता के आधार पर हम वहाँ पर उगाएंगे। पर्यावरण को बिना नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए जब उगा रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, जो भी हम खेती ले रहे हैं। तो इसके अलावा हम पानी की जो स्रोत है, जो अपवाह है, धारा है, उसे एक सुरक्षित मोड़ देने के लिए, ठीक है, इसके अलावा अधिक समय के लिए उसका प्रबंधन के लिए, वर्षा जल के स्टोर के लिए, ये सारा जो पॉइंट को इसमें क्या आपको कंसीडर करके याद रखना है। हम नेक्स्ट देखेंगे इसका कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट। तो वाटर सेट के घटक के बारे में बात करेंगे। तो इस घटक के बारे में हम देखेंगे तो पहला है साथियों सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, मृदा और जल संरक्षण के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, हम डैम का निर्माण, अन्य चीज़ों को निर्माण करके हम मृदा की जो, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो नदी के किनारे किनारे से जो इसका जो कटाव होता है, लंबवत जो कटाव होता है, उसे बचाने के लिए
सोइल कंजर्व करने के लिए हम वाटर सेट का मैनेजमेंट करेंगे, तथा हम जब वाटर को रोक करके रखेंगे तो इसका जाहिर सी बात है उद्देश्य यहाँ देखिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका वाटर भी कंजर्वेट हो रहा है, ठीक है। आपका मृदा अपरदन से यहाँ पर बचा रहे हैं, तो आपका क्या है मिट्टी भी क्या रहा है, कंजर्वेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग जान रहे हैं, जो वर्षा के जल को वाटर हार्वेस्टिंग में अगर हम देखेंगे तो वर्षा को जल को क्या करते हैं, जो भी जितने भी सरकारी भवन में अभी फिर से क्या है आदेश जारी हो गया है, ठीक है। हम और जो छत में जो पानी आपका जो गिरता है, आपका जो वर्षा के जल है, ठीक है, इसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। समुचित हम क्या करते हैं वाटर का प्रबंध करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं वाटर सेट के घटक में आता है। नेक्स्ट है क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है जी। अगर आप वाटर को एक निश्चित सही तरीके से आप वाटर सेट का मैनेजमेंट रखेंगे तो आपका क्या होगा, क्रॉप भी मैनेजमेंट होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकते हैं और उस पानी को आप कृषि के कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, ठीक है। तो आप अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम को भी आप वाटर सेट यहाँ पर हम अपना सकते हैं कि कुछ समय के लिए अगर हम यहाँ पर जो वाटर जो रिचार्ज कर रहे हैं तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सुइटेबल हम क्या करते हैं अपनी जो सुविधा के हिसाब से जो वाटर जो रोकने के जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अल्टरनेट लाइन सिस्टम को अपना सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप इन वाटर सेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम देखेंगे जो वाटर सेट प्रबंधन के चरण की बात करें तो दो चरण आता है। एक आता है कलेक्शन ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन, पहला चरण है कलेक्शन ऑफ बेसिक, दूसरा है डेवलपमेंटल कंपोनेंट। तो पहला अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन, तो जहां पर हम क्या करते हैं जो जिस रीजन पे या जिस बेसिन पे हमें जो वाटर सेट मैनेजमेंट करना है उसकी अगर हम बात करें तो वहां की जनसंख्या कितना है, ठीक है, पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, वहां की जनसंख्या कितना है, ठीक है। इसके अलावा वहां की लोकल जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है, इसके अलावा ठीक है वहां की स्थानीय जो राजनीति के अलावा, इसके अलावा यहाँ की जो लोकल जो लिव स्टॉक कितना है, ठीक है, इस एरिया में किस किस प्रकार की खेती किया जाता है, ठीक है, यहाँ की वन कितना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के जो लोग बाग क्या बोलते हैं किस किस प्रकार की फसल की खेती करते हैं, तो इस प्रकार की जो सारा जो जानकारी है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन का इस प्रकार का है, तो इस प्रकार की सारी जानकारी को क्या करते हैं सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, यहाँ की पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना है उस बेसिन एरिया की, वहां पर किस प्रकार की खेती की जाती है, वहां की लोकल पॉलिटिक्स की स्थिति कैसा है, राजनीति कैसा है आसपास की, ठीक है, वहां पर पशुधन कितना है, इसके अलावा वहां की जियोग्राफिकल कंडीशन है, कितना ढलान है, किस ओर ढलान है, और इसके अलावा किस प्रकार की जो वाटर रिसोर्स है, सारी चीजों को क्या करते हैं एक सर्वे किया जाता है और उसके आधार पर यहाँ पर हम क्या करते हैं वाटर सेट प्रबंधन करते हैं। दूसरा जो चरण है डेवलपमेंटल कंपोनेंट। अगर हम इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर है इस प्रकार की सारी चीजों का, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ की जो वाटर सेट प्रणाली है उसे हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे नदी है तो नदी के अलावा लोकल जैसे नाला है, नदी से निकल करके लोकल नाला बहता है। अब नाला से बहुत सारा जो क्या बोलते हैं ग्रामीण एरिया है वहाँ पर तो बरसात के टाइम में क्या करते हैं पानी का पासी किया जाता है। जैसे बारिश में मैं एक उदाहरण दूँ तो हमारे गांव में क्या होता है बारिश होता है, ठीक है, और एक बार बारिश होकर के अगर पानी पूरा क्या करते हैं डैम में रोक के रख लेते हैं, राइट। जैसे डैम में रोक के रखने के बाद में क्या करते हैं बीच में जैसे पानी कम पड़ गया, राइट जी, अगर बीच में पानी कम पड़ गया तो डैम के पानी को फिर क्या करते हैं जो खेत के लाइन में छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है बारिश कम भी होता है तब भी फसल वहाँ क्या हमारे यहाँ अच्छा हो जाता है। तो ऐसे सिस्टम आपको बहुत सारा जो एरिया में आपको देखने को मिलेगा वह भी वाटर सेट मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो
इसी प्रकार से जहां जहां पर संभावना है कि वाटर को हम पानी को एक डैम के माध्यम से, रपटा के माध्यम से जोड़ सकते हैं और उसे हम अच्छे प्रबंध के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में एक और काम किया गया है, आप लोग देखे होंगे नदियों में बीच बीच में छोटा छोटा स्टॉप डैम बनाया जाता है, रपटा बनाया जाता है, और उसका मेन उद्देश्य है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। अगर आसपास के एरिया में छोटा छोटा स्टॉप डैम अगर बना ले तो नदी में क्या होता है, एक पानी की जो लेवल है वह हमेशा बनी रहती है, और नदी में पानी की लेवल बना रहेगा तो आसपास के जो जितने भी जो ट्यूबवेल से जो पानी निकलता है उसका मेन सोर्स हमारा जो लोकल जो रिवर्स है, नदी है, वह होता है। तो वहां से पानी का क्या होता है, जो स्रोत रहता है, और जैसे ही नदी सूखता है तो ट्यूबवेल का पानी कम हो जाता है, आप लोग को पता होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम सारे जो कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें जो डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट है, जिस एरिया में फॉरेस्ट क्या डिग्रेड हो गया है, तो अगर वाटर को अच्छे मैनेजमेंट करेंगे, सही दिशा मोड़ेंगे, तो आपका जो आसपास के जो वन है वह पुनर्जीवित हो जाएगा, फिर से हरा भरा हो जाएगा, ठीक है। सोइल का मॉइस्चर में बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस मिट्टी में जब नमी बढ़ेगा, मॉइस्चर बढ़ेगा, तो उसके अलावा आपको आसपास से आपको क्या है, अधिक चारा मिलेगा तो आपका पशुधन को बढ़ावा होगा। तो इस प्रकार से जो कंपोनेंट है उसका डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि हमारा जो हम स्टार्टिंग में जो उद्देश्य पढ़े हैं, ये उद्देश्य की हमारा पूर्ति हो सके और पर्यावरण को कोई प्रकार का नुकसान ना हो। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों, बेनिफिट्स ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। तो वाटर शेड प्रबंधन के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला देखिए, वाटर शेड इंक्रीज द सॉइल हेल्थ। जो वाटर शेड है यह मिट्टी के जो स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य, जैसे मिट्टी की नमी, इसमें पाए जाने वाले ह्यूमस, सूक्ष्म जीव, ये सारा चीज क्या करता है, बढ़ोतरी करता है, यानी कि मृदा को जो हेल्थी रखने में क्या करता है, वाटर शेड मदद करता है। दूसरा, इट डिक्रीज द सॉइल इरोशन एंड द शिफ्टिंग अप ऑफ टैंक एंड डैम, सिल्टिंग अप ऑफ डैम एंड डैंक। ये क्या करता है, जो मृदा के जो क्या बोलते हैं जी, अपरदन को तथा जो टैंक और डैम में जो सिल्टिंग होता है उससे क्या करता है, कम करता है। यानी कि मृदा अपरदन और टैंक और डैम आदि में जो सिल्टिंग को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव द सोइल मॉइस्चर एंड इनहेंस द मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इन प्लांट। ये क्या करता है, मृदा में मॉइस्चर को, नमी को बढ़ाता है तथा प्लांट के लिए मॉइस्चर अवेलेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, इनहेंस करता है। हमने देखेंगे, इट एग्यूमेंट्स द बायोडाइवर्सिटी इन द वाटर शेड। ये क्या करता है, जो वाटर शेड के जो आसपास में क्या करता है, जो बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है, एग्यूमेंट करने का काम ये करता है, ठीक है जी। हम नेक्स्ट में देखेंगे, इट इंक्रीज द, देखिए, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड चेक इट्स फर्दर एक्सटेंशन। ठीक है, ये क्या करता है, जो डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट है, जो क्या बोलना चाहिए, जिस फॉरेस्ट का क्या होता है, जो उजड़ गया है, डिग्रेड हो गया है, ऐसे फॉरेस्ट को नेक्स्ट टाइम के लिए ये क्या करता है, फर्दर एक्सटेंशन के लिए क्या करता है जी, इनहेंस करता है, उसको क्या करता है, हरा भरा करता है। जब वाटर शेड पहुंच जाता है, आसपास वाटर शेड रहता है, तो आसपास के क्षेत्र की जब नमी बढ़ता है तो वहाँ की जो फॉरेस्ट है वो क्या होता है, इनहेंस हो जाता है। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है पुनर्जीवित हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इम्प्रूव द लोकल ग्राजिंग लैंड। ठीक है, जो स्थानीय चारागाहों में ये क्या करता है, वृद्धि करता है। हमने देखेंगे, इट एग्यूमेंट्स द लिवस्टॉक फार्मिंग एंड इट सप्लाई द इनोफोडर, ठीक, इनोफोडर ग्राजिंग एनिमल्स। ये क्या करता है, जो लिव स्टॉक फार्मिंग जैसे पशुपालन है उन्हें क्या करता है, उनके लिए बढ़ावा देता है तथा उनके लिए जो पर्याप्त जो चारा है, ठीक है, पशुपालन के लिए, पशु के लिए पर्याप्त चारा क्या करता है, सप्लाई में वृद्धि करता है, या उनके सप्लाई के लिए सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 8 नंबर में, देखिए, द एग्रीकल्चर इन दिस जोन इज फैसिलिटेटेड थ्रू एडिक्वेट सप्लाई एंड मॉइस्चर।
ठीक है। ये क्या करता है, जो एग्रीकल्चरल जोन है, जो कृषि वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या करता है, जो मॉइस्चर को ताकि जो पर्याप्त जो सप्लाई है इसके लिए क्या करता है जी, बढ़ावा करता है, नमी को बढ़ाता है, ताकि इससे क्या हो सके, विभिन्न प्रकार के पर्याप्त आपूर्ति हो सके, इससे क्या करता है, जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर सेट एग्रीमेंट इन द वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन लोकल पीपल। जो वाटर सेट है, वाटर सेट हम देखेंगे, बात करें तो यह क्या करता है, जो लोकल पीपल के लिए विभिन्न प्रकार की रोजगार की सुविधा प्रदान करता है, रोजगार प्रदान करने में हेल्प करता है। हम यहाँ पर देखें, एज अ रिजल्ट द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लोकल पीपल इम्प्रूवमेंट फेवरेबली। ठीक है, अब अगर हम टोटल पूरे देखें, रिजल्ट देखें, तो जो क्षेत्र लोकल पीपल है उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ना, इन पे क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, फेवरेबल जो कंडीशंस में ये क्या करता है, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, सामाजिक तथा आर्थिक जो स्थिति है, उनपे क्या करता है, सुधार लाता है। तो हम इस प्रकार से इनको कर सकते हैं। आपको पॉइंट 1 को विशेष रूप से आपको याद रखना है। जैसे फिर ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, सोइल हेल्थ इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो जो सील्ड तथा जो सोइल इरोशन को कम करता है, हम देखेंगे यहाँ पास, तो मॉइस्चर को बढ़ाता है और प्लांट के लिए मॉइस्चर एबिलिटी को बढ़ाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, वाटर सेट ये बढ़ाता है। इसके अलावा ये जो डिग्रेड जो फॉरेस्ट है उसको तो फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करता है, फिर से इनरिस्ट करता है, फिर से हरा भरा करता है, पुनर्जीवित करता है। हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये करता है लोकल जो ग्राजिंग लैंड में उसे क्या करता है, बढ़ोतरी करता है, इंप्रूव करता है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये क्या करता है, जो लिव स्टॉक है, जो पशुधन फार्मिंग के लिए विभिन्न चारा वगैरह का सप्लाई को बढ़ाता है। एग्रीकल्चर जोन में नमी को बढ़ाता है, ताकि हम क्या कर सके, पर्याप्त जो सप्लाई हो सके नमी की, है ना, पानी की, ताकि आप अच्छे से एग्रीकल्चर कर सके। अब नेक्स्ट देखेंगे ये क्या करता है, जो वेरियस जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। हम देखेंगे पूरे रिजल्ट को, तो वहाँ के आसपास के जो लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट आती है, यानी कि सामाजिक आर्थिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट आती है। इस प्रकार से आपको सारा पॉइंट को याद रखना है। हम देखेंगे रोल ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वाटर सेट मैनेजमेंट की हमें पढ़ना है भूमिका। तो देखिए, हम इसका 5 भूमिका पढ़ेंगे, प्रमुख भूमिका है, जिसमें देखिए, इन रिवर चैनल्स स्टेबलाइजेशन, जो नदी की जो चैनल है, रिवर चैनल है, उसे स्टेबलाइजेशन करने के लिए, नदी की जो मुख्यतः जो चैनल है, प्रवाह है, उसे क्या करना है, स्टेबलाइजेशन के लिए, स्थिरीकरण के लिए ये क्या करता है, इसका भूमिका रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो ऊपरी जो कैचमेंट रहता है उस एरिया में क्या करते हैं, प्लांटेशन किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे पानी की धार है लगभग थोड़ा सा नियंत्रण हो जाता है, और एक सही दिशा में क्या होता है, जो पानी का जो बहाव होता है, इससे क्या है, रिवर के चैनल को स्टेबलाइजेशन में मदद मिलता है इस वाटर सेट मैनेजमेंट में। दूसरा है इन लैंडस्लाइड कंट्रोल। ठीक है, जो भूस्खलन है, हम बात करेंगे भूस्खलन की। ठीक है, तो भूस्खलन को नियंत्रण करने के लिए, जो लैंडस्लाइड होता है उसे नियंत्रण करने में वाटर सेट मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि आपको पता होगा, जो भूस्खलन कब होता है, पानी के जो ऊपरी जो, या तो ग्राउंड वाटर का दबाव रहेगा तो, ठीक है, या आसपास के क्षेत्र में पानी का जो दबाव ज्यादा रहता है, जिससे क्या होता है, आसपास के जो लैंड को क्या करता है, स्लाइड करते हैं, यानी कि खिसका देता है, यानी भूमि वहां पर क्या होता है, धंस जाता है। तो ऐसे आपको देखने को अक्सर मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर से प्लांटेशन कर देते हैं, ठीक है, तथा विभिन्न प्रकार के हम ड्रेनेज सिस्टम निकालते हैं, ठीक है, जैसे एक ध्यान देखिएगा, जैसे इस ऊपरी रीजन में पानी अगर भरा है और यहाँ की तो लाइन का स्लाइड होना, क्या निचली जो क्षेत्र का, तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर इस प्रकार पानी है तो पानी के दबाव से यहाँ की जो लाइन है स्लाइड होने की संभावना बनी रहती है। अगर हम इसे वाटर सेट मैनेजमेंट के थ्रू इसे बीच से क्या करते हैं, ड्रेनेज निकाल दें, प्रवाह निकाल दें और पानी का समुचित प्रबंध कर दें, तो ये जो लैंड स्लाइड होने से बच सकता है। इसके अलावा हम इस जो निचली एरिया में प्लांटेशन कर देंगे तो भू जो जल दबाव है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इन रिहैबिटेशन ऑफ डिग्रेडेड एरिया। इसमें हम दो चीज देखने को मिलेगा कि जो डिग्रेडेड जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर रिहैबिटेशन किया जा सकता है, फिर से पुनर्वास किया जा सकता है। वो
तब हम कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कहीं पर फ्लड आ रहा है, बार बार बाढ़ आ रहा है, तो वो एरिया क्या है, पूरा डिग्रेड हो गया। अगर हम वाटर सेट मैनेजमेंट कर दिए, वहां पर डैम बना दिए, ठीक है, और डैम बना करके पानी की दिशा को मोड़ दिए, तो जो निचले क्षेत्र है वहां पर फिर से पुनर्वास, रिहैबिटाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा पुनर्वास, ठीक है। तो पुनर्वास को हम क्या कर सकते हैं, दे बना सकते हैं। जो डिग्रेडेड एरिया है, जो उजड़ी जो जगह है, ठीक है, जो डिग्रेड हो गया है, कोई कारणवश उजड़ गया था, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, फिर से पुनर्वास को इस वाटर सेट मैनेजमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो ये इसका भूमिका है। नेक्स्ट भूमिका हम देखेंगे एवलांची कंट्रोल। जो एवलांची कंट्रोल हम देखेंगे, तो यहाँ पर एवलांची कंट्रोल में हम बात करते हैं हिमस्खलन का नियंत्रण का, ठीक है। अब देखिए जो बैरन रॉक होता है, नग्न चट्टान रहता है, वहां पर क्या होता है, खड़ी जो चट्टान पर क्या रहता है, जो बर्फ रहता है, और बर्फ का जो स्लाइडिंग होता है, स्खलन होता है, जो बहुत ही विध्वंसक रहता है। अगर आप देखे होंगे क्या बोलते हैं टीवी वगैरह में, कि जो बर्फ का जो स्लाइडिंग होता है, ग्लेशिएशन होता है, तो कैसे होता है, ठीक है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए जो सीधे जो लीव स्टॉक है, पेड़ है, उससे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि जो सीधे जो वहाँ पर जो पेड़ की प्रजाति है, वह किस प्रकार से जो एवलांचे को, हिमस्खलन को कंट्रोल करता है। अगर हम नेक्स्ट हम बात करेंगे इन टोरेंट कंट्रोल, तो टोरेंट का हम देखेंगे तो इसका आता है तीव्र जलधारा। जो तीव्र जलधारा आता है, जो तूफान जो मचाते जो आता है, बहुत ही स्पीड में जो पानी का बहाव रहता है, जो आसपास के हैबिटेशन को जो उजाड़ देते काम करता है, ठीक है। चाहे वाटर में एक्वाटिक जो जीवों का निवास हो या अन्य चीजें हैं, ये बहुत ही टोरेंट जो होता है, तीव्र जलधारा, ठीक, यानी कि जो नदी या अन्य जो आपका नाला है, उसका बहुत तीव्र उफान है, इसके नियंत्रण के लिए हम क्या है, वाटर सेट मैनेजमेंट के द्वारा इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, बीच बीच में 90 डिग्री के जो एंगल में, 90 या 90 से एवं एंगल में विभिन्न प्रकार के संरचनाओं का निर्माण करते हैं, और इस तीव्र जलधारा में क्या करते हैं, इसका नियंत्रण करते हैं, ताकि ये जो तीव्र जलधारा है, पानी का जो बहाव है, बहुत तेज है, वह क्या हो सके, उससे गति कम किया जा सके। तो इस प्रकार हम वाटर सेट मैनेजमेंट की 5 भूमिका जो पढ़े। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों केसेस फॉर वाटर सेट डिटेरियोरेशन, ठीक है, वाटर सेट खराब होने के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो वनों की जो कटाई होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, ये क्या है, इसका पहला कारण है, जिसकी वजह से वाटर सेट क्या है, खराब होता है। दूसरा चीज है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड, जो भूमि का जो भूमि भूभाग है, उससे क्या है, इम्प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट भी क्या है, वाटर सेट का खराब होने के कारण है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेसिव ग्राजिंग ऑफ ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड है उससे क्या है, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक चराई भी क्या है, वाटर सेट का डिटोरेट होने का कारण है। नेक्स्ट हम देखेंगे फायर इन फॉरेस्ट, जंगल में आग लगना भी क्या है, इनका कारण है। और प्रमुख इसका जो महत्वपूर्ण जो कारण है, जिसको पूछ सकते हैं बार बार, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी वाटर सेट का खराब होने के कारण है। इस झूम खेती के चक्कर में विभिन्न प्रकार के, पहले क्या करते हैं लोग, जो प्रॉपर जो एरिया के फॉरेस्ट को पहले खेती के लिए उजाड़ देते हैं, और उसके बाद में वहाँ खेती करते हैं, कुछ साल बाद उसको भी मतलब वहाँ छोड़ देते हैं और दूसरे वनस्पति को उजाड़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन से बढ़ावा मिलता है, जिसे वाटर सेट का खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे अनसाइंटिफिक माइनिंग एंड क्वायरिंग, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे जो अनसाइंटिफिक तरीके से जो लोग माइनिंग करते हैं, क्वायरिंग करते हैं, उत्खनन करते हैं खनिज पदार्थों का, यह भी क्या है, वाटर सेट का डिटोरेट होने का, खराब होने का कारण है, जिससे आपका जो जल स्रोत है, आपका जो वाटर सेट जो है, वह क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। हम नेक्स्ट देखेंगे कल्टीवेशन विदाउट प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन, हम बिना मृदा के संरक्षण के अगर खेती करते हैं, इससे भी क्या है, हमारा जो वाटर सेट है वह खराब हो जाता है।
लास्ट है नो कोऑपरेशन फॉर ऑफ द पीपल, जो लोगों की सहयोग के बिना आप मान के चलिए, देखिए कोई भी प्रकार के हम ऑर्गेनाइजेशंस का मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप डैम बनाए हैं, रपटा बनाए हैं स्टोर करने के लिए पानी को, है ना, लोग बाग गए उसको खोल दिए मछली पकड़ने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, या इम्प्रॉपर तरीके से उस चीज़ों का दोहन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है हमारा जो वाटर सेट है, जो अच्छा मैनेजमेंट प्रबंध करके रखे हैं, वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से साथियों आपको सारा पॉइंट को, डिफॉरेस्टेशन, ठीक, इम्प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट, एक्सेसिव ग्राजिंग ग्रासलैंड, फायर फॉरेस्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अनसाइंटिफिक माइनिंग क्वारिंग, कल्टीवेशन विदाउट प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल करके। तो आप सारे चीज़ों को आपको क्या है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, नोट्स बनाएं, ठीक है, बराबर, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता आप लोगों को, क्योंकि अगर नोट्स बनाने में अगर मैं भीड़ जाऊँ आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कराने, ठीक है, तो आप लोग का क्लासेस में थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपको क्या है, समय के हिसाब से चीज़ों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को देखिए, मेरा जो कोशिश है कि पूर्णतः फ्री में आपको क्या है क्लासेस प्रोवाइड कराऊं, है ना। और आपको बस इतना करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारे जितने भी जो नया व्यूवर लोग जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि फॉरेस्ट्री की जो क्लासेस है विथ एग्रीकल्चर, खास करके जो बायोलॉजी क्लासेस है, मैं आपको चैनल में पूर्णतः फ्री आप कॉस्ट पूरा क्लासेस कराऊंगा, ठीक है। बस आपसे इतना बस सहयोग चाहिए कि आप लोग जब भी देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। उसके बाद आपका शिकायत तो कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अब बिना स्किप किए अगर आप पूरा देखते हैं वीडियो को तो आपका प्रॉपर नोट्स बनेगा, आप नोट्स बनाते चलें। और अपना नोट्स जो होता है साथियों आपके पढ़ने के लिए प्रॉपर रहता है, पर्याप्त रहता है। तो आप वीडियो को देखिए, आप उस हिसाब से चीज़ों को नोट्स बनाने चलें और अपना तैयारी करें, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मेरा हौसला बढ़ता है। साथ साथ आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहें, ताकि मैं आप लोग को अच्छा से टेक्निकल सपोर्ट के साथ साथ क्लासेस को रेगुलरली प्रोवाइड करा सकूं। एक चीज़ है कि थोड़ा सा शिकायत रहता है कभी कभी बीच में क्लासेस जो ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह है कि अभी थोड़ा सा क्या है, गर्मी में थोड़ा सा मतलब सेहत वाला जो इशू हो जा रहा था। बाकी मेरा कोशिश है कि आप लोग को डेली क्लासेस प्रोवाइड कराऊं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।